तो विषम द्रव्यमान संख्या के लिए ये जो पैराबोला प्राप्त हुआ है, इसमें जो पैराबोला में जो सबसे कम द्रव्यमान वाला जो नाभिक है वो स्थायी होता है, बाकी के नाभिक अस्थायी होंगे और बीटा 6 के द्वारा, बीटा माइनस या बीटा प्लस 6 के द्वारा अपने आप को स्थायी नाभिक में परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संख्या फिक्स है तो ये बीटा डिके के द्वारा ही क्षय होगा इसमें अस्थायी नाभिकों का, अल्फा डिके नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि अल्फा डिके में तो द्रव्यमान संख्या बदल जाती है, बीटा डिके में द्रव्यमान संख्या सेम रहती है। तो इस परवलय पर जितने भी नाभिक स्थित हैं उसमें स्थायी नाभिक कौन सा होगा? जो वाई एक्सिस पर देखें तो सबसे कम जो द्रव्यमान संख्या आ रही है, यानी डेल्टा एम ओवर डेल्टा जेड करें, यानी मिनिमम द्रव्यमान संख्या के लिए डेल्टा एम ओवर डेल्टा जेड 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 यहीं पर होगा, बाकी सब जगह स्लोप या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, 0 केवल यहीं पर होगा। तो ये नाभिक हमें स्थायी नाभिक प्राप्त होता है यहाँ से। तो परवलय पर स्थित सभी समभारिक नाभिकों में से केवल वह नाभिक जिसके लिए द्रव्यमान संख्या एम ए जेड का मान न्यूनतम होगा, यानी एम ए जेड मिनिमम इज इक्वल टू, मान लो इस बिंदु पर जो जेड का मान है वो जेड 0 मान लिया हमने, तो ये द्रव्यमान हो गया एम ए जेड 0, ये द्रव्यमान मिनिमम होगा। जितने भी समभारिक नाभिक हैं समान ए वाले, उनमें सबसे कम द्रव्यमान इस नाभिक का होगा। जेड घटने पर भी द्रव्यमान बढ़ेगा और जेड बढ़ने पर भी द्रव्यमान बढ़ेगा, तो ये स्थायी नाभिक कहलाएगा। यह नाभिक सर्वाधिक स्थायी होगा। इसके अतिरिक्त सभी नाभिक कैसे होंगे? अस्थायी होंगे या अस्थायी का मतलब रेडियो एक्टिव, वो डिके करते रहेंगे। तो इसके अलावा, यानी इस नाभिक के अलावा जो जिसके लिए द्रव्यमान सबसे कम है, उसके अलावा जितने भी नाभिक होंगे वो कैसे होंगे? अस्थायी होंगे, यानी वो रेडियो एक्टिव होंगे, वो बीटा 6 करते रहेंगे। कम द्रव्यमान कम जेड वाले नाभिक बीटा प्लस 6 करेंगे करते हुए जेड 0 में परिवर्तित होंगे, और ज़्यादा जेड वाले बीटा प्लस डिके करते हुए जेड 0 में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट है कि एक निश्चित जेड, यानी हमने जेड निश्चित लिया है, समभारिक नाभिक हैं सभी के सभी, और निश्चित जेड भी कैसा है? ऑड, विषम जेड है, तथा अलग अलग विषम ए द्रव्यमान संख्या ए विषम है और निश्चित है, तथा अलग अलग जेड वाले नाभिक, अनेकों नाभिक हो सकते हैं, बहुत सारे नाभिक हो सकते हैं, प्रकृति में पाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी स्थायी नहीं होंगे। इनमें से 1 या 2 स्थायी, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। किसी में 1 भी स्थायी नाभिक हो सकता है, किसी में 2 भी स्थायी नाभिक हो सकते हैं, और बाकी के नाभिक कैसे होंगे? अस्थायी नाभिक होंगे। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि निश्चित ए तथा अलग अलग जेड वाले नाभिक वाले अनेकों नाभिक हो सकते हैं, यानी अनेकों समभारिक नाभिक नेचर में हो सकते हैं, लेकिन इन सभी नाभिकों में से केवल 1 या 2 नाभिक स्थायी होते हैं तथा शेष नाभिक अस्थायी होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सभी अस्थायी नाभिक बीटा माइनस या बीटा प्लस का डिके करते हैं, क्षय करते हैं, क्षय करते हुए स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे नाभिक जिनका जेड 0 से कम है, यानी ये वाले नाभिक, इस साइड वाले नाभिक, इनका जेड, सभी का जेड इस जेड 0 से कम होगा, तो ये तो बीटा माइनस 6 करेंगे, और जेड ग्रेटर देन जेड 0 वाले नाभिक बीटा प्लस 6 करेंगे। तो जेड लेस देन जेड 0 वाले नाभिक करेंगे बीटा माइनस का 6 करते हुए स्थायी नाभिक में परिवर्तित होंगे, और जेड ग्रेटर देन जेड 0 वाले नाभिक बीटा प्लस का 6 करते हुए स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके अलावा जो मिनिमम द्रव्यमान वाला जो नाभिक है, और कोई भी और दूसरा नाभिक लेना स्थायी नाभिक, उनमें जितना ज़्यादा मास डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो नाभिक अस्थायी होगा।
यानी उसकी जो हाफ लाइफ है उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला नाभिक ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा, उससे कम स्थायी होगा, उससे कम सबसे ज़्यादा अस्थायी ये होगा, उससे कम अस्थायी होगा, उससे कम अस्थायी होगा, यानी ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। ऐसे इधर चलेंगे तो इससे ये तो स्थायी है तो ये अस्थायी हो जाएगा, इससे ज़्यादा अस्थायी ये होगा, अस्थायी ज़्यादा होने पर हाफ लाइफ कम हो जाएगी और उससे ज़्यादा अस्थायी ये होगा। यानी मास का जितना ये डिफरेंस होगा, ये मास मिनिमम है, इसका मास जो भी है उसमें अंतर ले लें तो जितना मास डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा, जितना ज़्यादा मास डिफरेंस होगा उतना ही नाभिक ज़्यादा अस्थायी होगा और उसकी हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। ठीक है, एक ये चीज़ है। तो जो मास डिफरेंस का मान है मिनिमम द्रव्यमान वाले नाभिक का मान और किसी भी अस्थायी नाभिक का मान का जो मास डिफरेंस है वो अंतर जितना ज़्यादा होगा वह नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होगा और उसकी हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। बीटा -6 में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और एंटी न्यूट्रॉन एमिट होता है। तो इसमें क्या होगा, Z का मान Z1+ बढ़ जाता है और बीटा +6 में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो Z का मान -1 घट जाएगा। एक बीटा +6 में परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है। लेकिन चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से कम होता है तो ये फ्री प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन में डिके नहीं कर सकता, लेकिन नाभिक के अंदर ये डिके संभव है। ठीक है ना। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, अतः किसी मुक्त मतलब फ्री प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय संभव नहीं है। अतः प्रोटॉन का क्षय न्यूट्रॉन में तभी हो सकता है जब वो कहाँ हो, नाभिक के अंदर हो। तो वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके ये क्षय संभव है। बीटा प्लस और बीटा -6 के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो क्षय के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, कोई भी क्षय हो, चाहे अल्फा क्षय हो, चाहे बीटा क्षय हो, चाहे फिशन हो, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है और डॉटर न्यूक्लियस है उन दोनों के द्रव्यमानों के अंतर के बराबर जो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता है वो ऊर्जा, उस ऊर्जा की वजह से बीटा क्षय होता है। यानी बीटा क्षय में वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी मान लीजिए ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये डॉटर न्यूक्लियस है, क्योंकि क्षय के बाद द्रव्यमान कम होता है तो ये डॉटर न्यूक्लियस हो गए। दोनों का जो द्रव्यमानों का अंतर है उसमें c² से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो बीटा क्षय में उत्पन्न होगी। और इस ऊर्जा को कौन शेयर करते हैं, ये तीनों पार्टिकल शेयर करते हैं, डॉटर न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियस है वो हैवी होता है तो इसका शेयर लगभग नगण्य होता है। ज़्यादातर ऊर्जा ये दोनों ही शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में ये प्राप्त कर लेते हैं। अब हम सेकंड केस है जब A सम हो। A सम होगा तो दो केस हो सकते हैं, Z सम, प्रोटॉन सम, न्यूट्रॉन सम, या Z प्रोटॉन विषम न्यूट्रॉन विषम। और इसमें दोनों स्थितियों में डेल्टा का मान दो मान है, एक में पॉजिटिव मान है, एक में नेगेटिव मान। तो समान है दोनों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो इस वजह से हमें दो कर्व प्राप्त होंगे, ये दो कर्व प्राप्त होंगे। जब विषम विषम होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसके लिए ये कर्व है। विषम विषम के लिए ऑड प्रोटॉन, ऑड न्यूट्रॉन। और जब सम सम होगा तो उनमें डेल्टा पॉजिटिव होगा, यानी द्रव्यमान को वो कम कर देगा तो वो कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगी। नीचे शिफ्ट होने से ये सम सम के लिए कर्व हो जाएगी, पैराबोला। और जो विषम ए वाले कर्व है वो इन दोनों के बीच में आएगी। ये जो कर्व है जो भी पहले डिस्कस की थी ऑड ए के लिए, ये दोनों कर्वों के बीच में आती है। ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा 0 है, इसके लिए डेल्टा, इन दोनों के लिए डेल्टा के मान अलग अलग हैं इससे, तो ये बीच में कर्व हो जाती है। ठीक है ना। तो इस कारण प्रोटॉन ऑड और न्यूट्रॉन ऑड का वक्र ऊपर और प्रोटॉन इवन और न्यूट्रॉन इवन का वक्र नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? क्योंकि द्रव्यमान प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन इवन में बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा
ज़्यादा होती है तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो ये नीचे द्रव्यमान नीचे शिफ्ट हो गया। और ऑड में द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है देखकर ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऑड ए की तुलना में ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान कम हो जाता है जैसा मैंने बताया, और ऑड के लिए द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है। इस वजह से ये दो शिफ्टिंग, दोनों पैराबोला अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। दोनों के लिए ए का मान सेम है, जो ए है वो इवन है, इसके लिए भी इवन है, इसके लिए भी सेम है। यानी सभी नाभिक, ये जितने भी नाभिक मैंने इसमें दिखाए हैं वो सभी समभारिक नाभिक हैं, उनके लिए ए समान है, लेकिन जेड अलग अलग है। ये इसके लिए जेड इवन, ये ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, इस तरह से। ठीक है ना, तो हमें इस कर्व पर, इवन वाली कर्व पर, दो मिनिमम नाभिक प्राप्त, द्रव्यमान वाले नाभिक प्राप्त होते हैं, यहाँ पर एक नाभिक प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब देखिए ए सम, यानी ए कैसा है, सम है लेकिन निश्चित मान है उसका, वाले समभारिक नाभिक दोनों परवलयों पर स्थित हो सकते हैं। यानी दोनों परवलयों पर स्थित होंगे। जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या विषम है वो इस पर परवलय पर स्थित होंगे, जिनमें प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या सम है वो इस परवलय पर स्थित होंगे। तथा अस्थायी समभारिक नाभिक बीटा 6 यानी बीटा 6 मतलब बीटा प्लस या बीटा माइनस द्वारा, तथा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, एक और इसमें प्रक्रिया होती है, बीटा 6 का ही तीसरा रूप है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में, वो जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक का प्रोटॉन कैप्चर कर लेता है और अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। वो भी एक तरह का बीटा डिके ही कहलाता है। तो इनके द्वारा ये नाभिक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थायी नाभिकों में। ये नाभिक इसमें परिवर्तित होगा, ये इसमें परिवर्तित, इस तरह से ये परिवर्तित होकर स्थायी नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो ए सम यानी निश्चित द्रव्यमान संख्या वाले समभारिक नाभिक दोनों परवलयों पर स्थित हो सकते हैं। यानी वो जो निश्चित ए वाले नाभिक हैं वो इस पर भी होंगे, इस पर भी होंगे। जैसा मैंने बताया, इस पर वे नाभिक आएंगे, ऊपर वाले परवलय पर वे नाभिक आएंगे जिनके लिए क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विषम है, वो इस पर आएंगे। और जिनके लिए नाभिकों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम है वो इस परवलय पर आएंगे। ये सभी जितने जो मिनिमम इस परवलय के लिए ये दो नाभिकों के द्रव्यमान मिनिमम है, और इस परवलय के लिए इस एक नाभिक का द्रव्यमान मिनिमम है। तो जो स्थायी नाभिक हैं किसी भी निश्चित ए के लिए वो दो, उनकी संख्या 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। और इससे ऊपर जितने भी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा वाले जो नाभिक होंगे वो सब कैसे होंगे, अस्थायी नाभिक होंगे। और इनकी एक हाफ लाइफ होती है, ये 6 करते हुए बीटा प्लस 6, बीटा माइनस 6 या इलेक्ट्रॉन कैप्चर 6 करते हुए अपने आप को स्थायी नाभिक में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जितने भी सम ए वाले नाभिक हैं वो 2 परवलयों पर स्थित होते हैं, तथा अस्थायी समभारिक नाभिक, जितने भी अस्थायी समभारिक नाभिक हैं वो बीटा माइनस 6, बीटा प्लस 6 या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ये भी एक तरह का बीटा डिके होता है। इसमें जो नाभिक के नियरेस्ट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, उसकी प्रोबेबिलिटी कैप्चर होने की ज़्यादा होती है, तो वो नाभिक का जो प्रोटॉन है वो उसको कैप्चर करके अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है और एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। तो ये भी एक तरह का बीटा डिके है। तो इसके बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण के द्वारा जो अस्थायी नाभिक हैं वो ऊर्जा क्षय करते हैं। उनमें क्या होता है, फिर उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, वो द्रव्यमान घट के कम द्रव्यमान वाली नाभिक में यानी स्थायी नाभिक में परिवर्तित होंगे। तो जो द्रव्यमान अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ऊर्जा क्षय कर स्थायी सर्वाधिक स्थायी अवस्था में आ जाते हैं। यानी अस्थायी अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, स्थायी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सम जेड के लिए 2 तथा विषम जेड के लिए 1 स्थायी नाभिक प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं
इस कर्व में ये विषम है Z, तो यहाँ एक स्थायी नाभिक है। सम के लिए दो स्थितियाँ बनती हैं मिनिमम द्रव्यमान के लिए, तो इसमें 2 स्थायी नाभिक हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से द्रव्यमान पैराबोला द्वारा भी हम नाभिक के स्थायित्व की जानकारी या उसकी व्याख्या कर सकते हैं।